हेलो। तो आज हम लोग थर्मोडायनेमिक के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये जो वीडियो है ये यूजी सेमेस्टर 2 वालों के लिए स्पेशल है, लेकिन इसे और भी लोग जैसे कि क्लास 11 में भी जो थर्मोडायनेमिक का टॉपिक है वो लोग भी इससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो लोग भी इसे जो है उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला कि थर्मोडायनेमिक आखिर क्या है, ये इसके वर्ड को अगर हम लोग देखें ना, थर्मोडायनेमिक अगर हम लोग देखें तो थर्मोडायनेमिक जो वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो पहला जो वर्ड है वो थर्मो और प्लस क्या है डायनेमिक, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आया है थर्मोडायनेमिक। तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक का मतलब होता है क्या, मोशन। तो अगर कभी हीट को मोशन करा दे, यानी कि हीट को एक बॉडी से दूसरे वाले बॉडी में ट्रांसफर कराना, ठीक है, दूसरे वाले से तीसरे वाले में ट्रांसफर कराना, यानी कि हीट का हम मोशन करा रहे हैं, पहले वाले से दूसरे वाले में ट्रांसफर करा रहे हैं। तो इस तरह का जितना भी, और जिसके वजह से जो है वो एक मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा, क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग यहां से सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हीट एनर्जी को जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या तो मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं, इसका वाइस वर्सा हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक जो वर्ड है वो सबसे पहले जो है एक मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने इसके वर्ड को सबसे पहले दिया है, थर्मोडायनेमिक के बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया। तो वो जो है सबसे पहले वो ज्यादा इंटरेस्टेड थे कि अगर हम लोग हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें, से कैसे करें। तो उनका इंटरेस्ट ये था कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करा जाए, तो वहीं से थर्मोडायनेमिक जो है वो आया। तो थर्मोडायनेमिक जो है वो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि फिजिक्स का ये टॉपिक है, ठीक है ना, फिजिक्स का टॉपिक है, हीट से कैसे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करें। लेकिन इसके अलावे भी हम लोग और भी बहुत सारे एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, दूसरे एनर्जी से अगले वाले ट्रांसफॉर्मेशन की, मतलब अलग अलग एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन की बात हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी की बात हम लोग कर लेंगे, हम लोग इसमें काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के कन्वर्जन की बात कर लेंगे, हम लोग फिजिकल केमिकल एनर्जी की बात कर लेंगे। तो अलग अलग एनर्जी के कन्वर्जन की हम लोग स्टडीज में करते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो अब थर्मोडायनेमिक जो है, जैसा कि बताएं कि फिजिक्स का भी टॉपिक है, ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है, केमिस्ट्री में हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक चैप्टर ये पढ़ना होता है। तो थर्मोडायनेमिक जो है इस साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का ब्रांच या फिर फिजिक्स का ब्रांच हम लोग यहाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों में ये आता है, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक जो है साइंस का ऐसा ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो यहां पर एक वर्ड आया है क्वांटिटेटिव। दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना, किसी भी बॉडी का दो तरह का प्रॉपर्टीज होता है, एक हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज और एक कहा जाता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा प्रॉपर्टी जो किसी भी सब्सटेंस के क्वालिटी पर डिपेंड करेगा, उसके क्वालिटी को एक्सप्रेस करेगा, क्वालिटी के बारे में बताएगा, ठीक है ना। और क्वांटिटेटिव उसके क्वांटिटी के बारे में बताएगा, कितना है वो, उसका अमाउंट के बारे में बताएगा, कितना क्वांटिटेटिव है, ठीक है ना। तो ये थर्मोडायनेमिक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग जो है वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीट कितना दिया जाएगा, उसका अमाउंट कितना होगा, कि हमारा वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना, हमारा जो एनर्जी में कन्वर्जन होगा वो कितना होगा। तो थर्मोडायनेमिक जो है साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक इज that branch of science which deals with the quantitative, क्या है, quantitative relationship between heat and other form of energy। क्लियर है। चलो अब ये जो थर्मोडायनेमिक जो चैप्टर हमारा है वो थर्मोडायनेमिक चैप्टर केवल 3 लॉ पर बेस्ड है, यही तीनों लॉ पर पूरा थर्मोडायनेमिक चैप्टर हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक चैप्टर पहला हमारे पास में क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या होता है हम लोग अगले वाले वीडियो में जो जानेंगे। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिटेल्स हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, उसके बाद एक और इसके तीनों के अलावा एक और लॉ होता है जिसे हम लोग जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो लॉ है ना, तीनों लॉ, ये तीनों लॉ जो है वो हमारे एक्सपीरियंस के बेस पर बनाया गया है। हम लोग का जो एक्सपीरियंस है ना, उसके एक्सपीरियंस के बेस पर इन तीनों लॉ को बनाया गया है। इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूव नहीं है कि हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका प्रूव करें,
ठीक है ना। तो हमारे ह्यूमन के एक्सपीरियंस से इसको बनाया गया कि हीट जो है ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे वाले बॉडी में, किस तरह से करता है जो हम लोग एक्सपीरियंस करें, और एक्सपीरियंस करने के बाद हम लोग उसके लॉ को दिए। अब जो इसके बाद ये हमारा इंट्रोडक्शन रहा कि थर्मोडायनेमिक क्या है, उसके बारे में हम लोग जाने क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ने वाले। अब थर्मोडायनेमिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अब हम लोग इंपॉर्टेंस के बारे में जो इसको देखते हैं। अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो थर्मोडायनेमिक का क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग थर्मोडायनेमिक में क्या क्या प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है थर्मोडायनेमिक का। वैसे तो कहा जाए थर्मोडायनेमिक जो इंजीनियरिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी थर्मोडायनेमिक टॉपिक पढ़ते हैं। तो इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ थर्मोडायनेमिक का इस्तेमाल होता है, तो इंजीनियरिंग में जितना भी मैकेनिकल वर्क डन हुआ करता है, मैकेनिकल एनर्जी में थर्मोडायनेमिक का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। फ्यूल्स जितना भी है, फ्यूल्स वगैरह में इसका यूज करा जाता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी से किसी इंजन को बना रहा है, इंजन के बनाने में थर्मोडायनेमिक का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना, इंजन वगैरह में। उसके बाद इसका यूज फिजिक्स में भी करा जाता है। फिजिक्स में बहुत सारा लाइट एनर्जी जो होता है, लाइट में, ठीक है ना, वहां पर थर्मोडायनेमिक का यूज हम लोग करते हैं। मैकेनिक्स में जितना भी हम लोग पढ़ते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे ब्रांचेस में, फिजिक्स में भी हम लोग थर्मोडायनेमिक का यूज हम लोग करते हैं। उसके अलावा केमिस्ट्री में जो हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री में इसका क्या रोल है, क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्या इसका इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो सबसे पहला जो केमिस्ट्री में अगर बात करें तो ये जो है सबसे पहला हम लोग को ये प्रिडिक्ट करता है, ठीक है ना, ये प्रेडिक्ट करेगा कि कितना फिजिबल है हमारा प्रोसेस। फिजिबिलिटी का मतलब रिएक्शन हमारा पॉसिबल है या नहीं है, उसके फिजिबिलिटी के बारे में बताएगा कि रिएक्शन का क्या फिजिबिलिटी है, ठीक है ना, यानी कि कौन रिएक्शन अकर होगा, कौन रिएक्शन नहीं होगा, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, कौन सा रिएक्शन इक्विलिब्रियम होगा, वो सब के बारे में हम लोग को प्रिडिक्शन देगा कौन, थर्मोडायनेमिक हम लोग को देगा, ठीक है ना। पहला इंपॉर्टेंस इसका क्या हो गया, टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। और फिजिबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी, इसकी रिएक्शन का पॉसिबिलिटीज है या नहीं, कि वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, ये रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम तक जाएगा कि नहीं जाएगा, वो सब जितने भी टॉपिक्स है वो सारा हम लोग ये पहला इंपॉर्टेंस हमारा ये देगा कि प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। क्लियर है। चलो अब दूसरा हमारे पास में अगर बात करें, दूसरा क्या होगा, प्रिडिक्ट द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा कितना मिलेगा, इसका यील्ड कितना होगा, वो सब हम लोग को देगा कि इक्विलिब्रियम से पहुंचने से पहले इसका क्या यील्ड होगा, क्या इसका हम लोग को मैक्सिमम अमाउंट कितना मिलेगा, उन सभी का प्रिडिक्शन के बारे में हम लोग को जो थर्मोडायनेमिक टॉपिक वो थर्मोडायनेमिक बताता है, ठीक है। क्लियर है। दूसरा प्रॉपर्टीज, दूसरा इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। तीसरा क्या बताता है कि बहुत सारा जो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि हम लोग ले लिए राउल्स लॉ ले लिए, ठीक है, जैसे कि सॉल्यूशन वगैरह में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में ये टॉपिक पढ़े होंगे आप लोग। राउल्स लॉ हो गया, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फेज रूल हो गया, ये सब जितने भी टॉपिक्स है, फेज रूल हो गया, ठीक है ना। और भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हम लोग बात करें, ठीक है, उसके बाद हम लोग रिडक्स रिएक्शन हम लोग जो पढ़ते हैं वहां पर जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं है, वो सब जितने भी टॉपिक है, वो सारे टॉपिक का जो जनरलाइजेशन है, वो सारा जनरलाइजेशन क्या होगा, उसका जनरलाइजेशन का जो डिडक्शन हो गया, वो जो हम लोग प्रूफ लाते हैं उसका, वो किसके बेसिस पर, तो थर्मोडायनेमिक के बेसिस पर इसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो इसका तीन इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहला कि कोई भी रिएक्शन का फिजिबिलिटी के बारे में बताया कि रिएक्शन हमारा पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग को ये बताया कि यील्ड कितना हो रहा है, प्रिडिक्ट करेगा कि कितना कोई भी केमिकल रिएक्शन का यील्ड उसका कितना। और तीसरा क्या करेगा, डिडक्शन करेगा किस चीज के बारे में, तो जनरलाइजेशन ऑफ कुछ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का जनरलाइजेशन के बारे में डिडक्ट करेगा, जैसे कि राउल्स लॉ। राउल्स लॉ का डिडक्शन हम लोग कहां से प्राप्त करेंगे, थर्मोडायनेमिक टॉपिक से हम लोग प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में भी हम लोग थर्मोडायनेमिक का जो लॉ लगाते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन वाले में हम लोग थर्मोडायनेमिक का लॉ लगाते हैं। तो उन जगहों पर उसका डिडक्शन जो किया जाता है, उसके फिजिकल प्रोसेस का जो जनरलाइजेशन होता है, उसके डिडक्शन को हम लोग थर्मोडायनेमिक टॉपिक से ही समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहा क्या इंपॉर्टेंस है हमारे केमिस्ट लोगों के लिए, थर्मोडायनेमिक का फिजिसिस्ट के लिए, और जो इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थी उनके लिए क्या इसका इंपॉर्टेंस हो गया। अब इसके बाद इसका कुछ लिमिटेशंस भी है, उसके लिमिटेशन के ऊपर कुछ चर्चा करना है, इसका क्या लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक के लिमिटेशन की बात करते हैं कि क्या क्या आखिर लिमिटेशन है थर्मोडायनेमिक का। कोई भी चीज तो परफेक्ट होता नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, ठीक है। सबसे पहले लिमिटेशन की बात करें हम लोग, तो थर्मोडायनेमिक जो है वो केवल जो है वो एक बल्क के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बल्क का मतलब माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी के लिए। माइक्रोस्कोपिक दो तरह का होता है, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रोस्कोपिक, मतलब आई और ए का अंतर उसमें होता है। तो माइक्रो का मतलब बहुत ही छोटा सा लिटिल क्वांटिटी, ठीक है, और मैक्रो क्वांटिटी का मतलब बहुत ही बल्क क्वांटिटी में बहुत बड़ा क्वांटिटी। तो ये केवल और केवल जो है मैक्रो क्वांटिटी यानी बल्क वाले क्वांटिटी में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक अप्लाई होगा। ये छोटे से क्वांटिटी के लिए यानी कि एटम के लिए या मॉलिक्यूल्स के लिए, आयन के लिए, एक सिंगल के लिए, इंडिविजुअल के लिए इस्तेमाल
नहीं हो सकता। जब भी इस्तेमाल करेंगे बल के लिए करेंगे, ठीक है। इट डील्स विद द प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, जो भी प्रॉपर्टीज है, टेम्परेचर की बात करें हम लोग या फिर हम लोग प्रेशर की बात करें हम लोग, ठीक है ना। विद द मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, हम लोग हमेशा मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी में ही इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ये जो है माइक्रोस्कोपिक के लिए इस्तेमाल नहीं होगा कि एक इंडिविजुअल एटम की बात करें, ये वाला इंडिविजुअल एटम इसमें हम बोलेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका प्रेशर कितना, वो हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। वो हम लोग थर्मोडायनामिक में नहीं करेंगे, ये हम लोग थर्मोडायनामिक्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। केवल किस में कर सकते हैं, तो बल्क में अगर लिए उसको मैक्रो में लिए, मैक्रो क्वांटिटी में लिए, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर ये इसका पहला लिमिटेशन हो गया कि डील्स विद प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर विद ओनली मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी, ठीक है, नॉट इन माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज। क्लियर हो रहा है पहला टॉपिक। चलो दूसरा क्या है कि ये हम लोगों के बारे में जो है ये रिएक्शन का केवल फिजिबिलिटी बताता है, जैसे कि अभी जाने कि उसका क्या इंपॉर्टेंस है। रिएक्शन के केवल फिजिबिलिटी के बारे में ये हम लोग को बताएगा, क्या फिजिबिलिटी या रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, किस रेट से रिएक्शन हमारा चल रहा है, कि कितना समय लेगा रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, वो इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं थर्मोडायनामिक चैप्टर से, ठीक है ना। थर्मोडायनामिक टॉपिक पढ़ करके हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि रिएक्शन का क्या रेट हमारा है, किस रेट से हमारा रिएक्शन हो रहा है, क्या टाइम टेकन इसका होगा रिएक्शन का कंप्लीट करने के लिए। वो सब जितना भी टॉपिक है रेट वाला, वो सब सारा हम लोग केमिकल काइनेटिक्स अनदर टॉपिक में हम लोग उसको स्टडी करते हैं। ये केवल और केवल हम लोग को रिएक्शन के फिजिबिलिटी की बात करता है, ठीक है ना। ये हम लोग को रेट के बारे में नहीं बताएगा, क्या हम लोग का टाइम टेकन होगा रिएक्शन को, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ये हम लोग को नहीं बताएगा, ठीक है। तो इट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, ठीक है, फिजिबिलिटी के बारे में बताएगा, बट नॉट टेल्स एनीथिंग अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम टेकन फॉर द प्रोसेस टू कंप्लीट, इसके बारे में नहीं बताएगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा इसका लिमिटेशन क्या होगा। थर्ड लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें, तीसरा लिमिटेशन का ये हो गया कि ये केवल फाइनल स्टेज और इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के बारे में ही बताता है हम लोग को, कि कोई भी इसका टेम्परेचर या कोई भी इसका प्रेशर हो गया, वो केवल फाइनल स्टेट में क्या है और उसका इनिशियल स्टेट में क्या है, वही हम लोग को बताएगा थर्मोडायनामिक्स से। इसके पाथ में, ये रास्ता जो पाथ हो रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पाथ का कितना टेम्परेचर होगा, पाथ में क्या प्रेशर होगा, वो नहीं बताएगा ये, ठीक है ना। तो इट कंसर्ट itself only with the initial and final state of system। कोई भी सिस्टम लिए जहां रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं ना, अभी हम लोग जानेंगे सिस्टम क्या होता है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक की बात हम लोग करने वाले हैं बेसिक। तो सिस्टम, कोई भी सिस्टम में करा रहा है रिएक्शन ना, तो उस सिस्टम का फाइनल स्टेट क्या है और इनिशियल स्टेट क्या, उसके बारे में हम लोग को ये बताएगा। उसके प्रोसेस में जो पाथ है ना, उस पाथ में क्या प्रोसेस में क्या है, वो हम लोग को नहीं बताएगा, कि पाथ में कैसा टेम्परेचर है, कैसा प्रेशर है, कैसा एंट्रोपी है, वो सब हम लोग को नहीं बताएगा ये। तो ये रहा इसका थर्मोडायनामिक का इसका क्या लिमिटेशन है। क्लियर हो गया। पहला लिमिटेशन हम लोग ये देखते हैं कि क्या बताएगा, कि केवल मैक्रो में ये काम करेगा, पहला ये, ठीक है ना, माइक्रो में काम नहीं करेगा ये। दूसरा फिजिबिलिटी बताएगा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताएगा। तीसरा कि ये जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताएगा, उसके पाथ के बारे में नहीं बताएगा। ये हमारा रहा इसका थर्मोडायनामिक का क्या लिमिटेशन है। अब का जो टॉपिक है, अब हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स की बात करेंगे जो थर्मोडायनामिक में हर जगह यूज होने वाला है। हाँ, तो अब जो है हम लोगों को इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करना है कि इसका क्या क्या मेन टर्म्स, क्या क्या कुछ डेफिनेशन है, उसके बारे में जानना है, जिससे कि आगे जितने भी हम लोग टर्म्स थर्मोडायनामिक पढ़ने वाले हैं उसमें ये सब टर्म्स का यूज होने वाला है और ये सब टर्म्स को हम लोग को समझना है, ठीक है ना। सबसे पहला सिस्टम एंड सराउंडिंग की बात करेंगे हम लोग। सिस्टम किसे कहते हैं, कि एक ऐसा पोर्शन है जहां पर हम लोग थर्मोडायनामिक स्टडी करने के लिए उस पोर्शन को, उस प्लेस को चुने हुए, ठीक है ना। एक ऐसा पोर्शन, जैसे कि सपोज करें एक बीकर हम लोग लिए हुए, एक हम लोग टेस्ट ट्यूब लिए हुए, तो यहाँ पर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जिस पोर्शन में स्टडी करा जाता है, जिस पोर्शन को लेकर के स्टडी करते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। और बाकी जितना भी एरिया उसका हो गया, एक्सक्लूडिंग इस वाले पार्ट को छोड़ करके, जितना भी एरिया, वो सारे वाले एरिया को सराउंडिंग हम लोग कहते हैं। सराउंडिंग का मतलब हो रहा है कि आसपास के एरिया। तो ये वाला पार्ट जहां पर स्टडी करने के लिए चुन रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी हम लोग एक ऐसा पार्ट ले लिए जहां पर रिएक्शन करने की बात हम लोग करें, रिएक्शन हम लोग उस करने के लिए चुने हुए, वो पार्ट हमारा कहलाएगा क्या, सिस्टम कहलाएगा। और उस प्लेस को छोड़कर बाकी भी जितना एरिया, वो सारा एरिया क्या कहलाएगा, सारा एरिया को सराउंडिंग। जैसे सपोज यहाँ पर ये क्लासरूम है, हम लोग इस क्लासरूम में क्या स्टडी कर रहे हैं, मानकर चलो कि सपोज करो कि थर्मोडायनामिक स्टडी कर रहे हैं, पूरा क्लास पढ़ रहा है बच्चा लोग, ठीक है ना। तो इस जगह पर पूरा पार्ट मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। और इस प्लेस को छोड़कर यूनिवर्स में जितने भी एरिया रिमेनिंग पोर्शन है, वो सारे रिमेनिंग पोर्शन को हम लोग कहेंगे सराउंडिंग कहेंगे, ठीक है। सपोज अगर हम एक, मेरे पास एक कोनिकल फ्लास्क, अब ये कोनिकल फ्लास्क में हम इस
फ्लैश के अंदर, ये कोनिकल फ्लैश के अंदर ये वाला जो मेरे अंदर में यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं ना, जो रिएक्शन करा रहे हैं अंदर में, तो ये अंदर वाला जो पोर्शन हो गया हमारा क्या सिस्टम कहलाएगा, ये पूरा पार्ट सिस्टम कहलाएगा। और बाकी जितना भी ये प्लेस है ना, सारे प्लेस को, पूरे यूनिवर्स के पूरे प्लेस को हम लोग कहते हैं क्या, सराउंडिंग कहते हैं। उसी तरह से हम लोग अगर सपोज करते हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब लिए हुए, एक टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन हम करा रहे हैं ना, तो ये रिएक्शन जो कराया जा रहा है, तो इस पूरे चीज को हम लोग कहेंगे सिस्टम। और बाकी जितना भी प्लेस है, सारे प्लेस को हम लोग कहते हैं क्या, सराउंडिंग कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सिस्टम और सराउंडिंग क्या है, ठीक है ना। तो सपोज लिए हम लोग एक पूरा सिस्टम, जैसे एक फैक्ट्री सपोज करते हैं, तो एक फैक्ट्री में जो काम चल रहा है वो पूरा पार्ट हमारा सिस्टम हो गया, बाकी जितना भी वो क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। क्लियर हो रहा है ना। चलो, तो सिस्टम में सराउंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जिस पार्ट पर, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर द थर्मोडायनेमिक स्टडी, एक ऐसा पार्ट जहां पर हम लोग चूज करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टम। बाकी उसको छोड़कर जितने भी पार्ट हो गया, द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, एक्सक्लूडिंग सिस्टम को छोड़कर जितना भी एरिया, सारे एरिया को हम लोग कहेंगे सराउंडिंग। क्लियर है। तो हम लोग को पढ़ना है अब है टाइप ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। अभी हम लोग जाने सिस्टम किसे कहते हैं, कि एक ऐसा प्लेस जहां पर हम लोग रिएक्शन को या कोई भी थर्मोडायनेमिक स्टडी करने के लिए जो प्लेस चुनेंगे ना, उसी प्लेस को हम लोग सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। अब सिस्टम का कितना टाइप्स है, तो सिस्टम का हम लोग मेनली 3 टाइप्स कह सकते हैं। पहला जो हमारे पास में वो ओपन सिस्टम होता है, दूसरा हमारे पास में हुआ करता है क्लोज सिस्टम, और तीसरा मेरे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो क्या होता है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, चलो समझते हैं इसके बारे में हम लोग क्या होता है। तो अगर हम लोग कोई सिस्टम लिए हुए, अब इस सिस्टम में क्या होगा कि मैटर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा सराउंडिंग के साथ। मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिस्टम से सराउंडिंग मैटर जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में मैटर आएगा। और हीट की बात करते हैं, हीट भी सराउंडिंग से सिस्टम में और सिस्टम से सराउंडिंग में आएगा। तो हम लोग अगर देखें यहां पर कि देखो ये सराउंडिंग हमारा हो गया, पूरा प्लेस सराउंडिंग है, और ये वाला हमारा क्या सिस्टम है। तो यहां से क्या होगा कि सराउंडिंग से सिस्टम में हीट इंटर करेगा, या तो हीट जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में करेगा। अगर हमारा जो रिएक्शन जो ले रहे हैं ना, अगर रिएक्शन हमारा इंडोथर्मी रिएक्शन होगा, इंडोथर्मी रिएक्शन, तो इंडोथर्मी के दौरान क्या होगा कि सराउंडिंग से सिस्टम में हीट इंटर करेगा, सराउंडिंग से सिस्टम में हीट इंटर करेगा, ठीक है, इंडोथर्मी। और अगर रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मी हुआ ना, तो एक्सोथर्मी के दौरान हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये बाहर निकलेगा, हीट क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। याद रखना है इंडोथर्मी, इंडो नाम से क्लियर हो रहा है, ये सब टॉपिक पढ़ चुके हैं पहले वाला। इंडोथर्मी मतलब अंदर मांग रहा है एनर्जी, इंडो अंदर दो, ठीक है ना, अंदर हम लोग को इसमें एनर्जी देना पड़ेगा, इंडोथर्मी। तो इंडोथर्मी के दौरान जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग जाएगा, और एक्सोथर्मी होगा तो सराउंडिंग से सिस्टम जाएगा। तो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अलावा एनर्जी का भी, यानी एनर्जी का तो हो गया ना, हीट यानी एनर्जी, दूसरा क्या मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो एक कंटेनर ले रखे हैं या फिर हम लोग एक फ्लास्क ले रखे हैं, अब इसमें बोल रहे हैं रिएक्शन कराना, तो रिएक्शन कराने के दौरान इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से ये जो लिक्विड इसमें रखा हुआ इवापोरेट होगा, और इवापोरेट होने से वो तो बाहर निकलेगा ना, तो सराउंडिंग में जा रहा है ना मैटर, मतलब हीट का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा और मैटर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब उसको हम लोग कहेंगे ओपन। जैसे कि सपोज ये मेरे पास में कंटेनर है, इस कंटेनर फ्लास्क के अंदर हम लोग क्या किया, कुछ लिक्विड ले रखे हैं, कुछ केमिकल्स मेरे पास है। अब इस केमिकल्स में अगर जैसे इसको हीट कराएंगे तो अंदर का जो केमिकल है वो इवापोरेट होगा, तो ये पूरे पार्ट को सिस्टम कहेंगे, और ये पूरा जो जितना भी सराउंडिंग, वो सराउंडिंग हो गया। क्लियर है। चलो, तो यहां से जैसे हीट देंगे ना हम लोग, इसमें एनर्जी प्रोवाइड कराना है, तो एनर्जी प्रोवाइड कराने से क्या होगा, ये जो है इवापोरेट होगा, इवापोरेट होने से ये क्या होगा, बाहर निकल कर आएगा। मतलब सराउंडिंग में जो है वो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और हीट का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है। तो अगर इस तरह से सिस्टम होगा, जो इसका माउथ ये वाला जो ओपन हो रहेगा, तब इसको हम लोग ओपन सिस्टम कहेंगे। क्लियर हो गया। चलो, अब इसी में अगर हम लोग एक पिस्टल लगा दें, क्या लगा दें, अगर इसी में यहां पर एक पिस्टल लगा दिया जाए, पिस्टल ऐसा लगा देते हैं, चलो एक पिस्टल लगा देते हैं, ये जो इस तरह से एक पिस्टल लगा दिया गया। अब जैसे पिस्टल यहाँ पर जो लगाया गया ना, तो लगाने के बाद क्या होगा कि मानकर चलो कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होगा, हीट हम लोग दे रहे हैं, हीट हम लोग क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो हीट देने से क्या होगा ना कि इसमें प्रेशर बनेगा, क्या बनेगा, इवापोरेट होगा, इवापोरेट होने से क्या बनेगा, वो प्रेशर बनेगा। तो जैसे प्रेशर बनाएगा तो प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगा, प्रेशर क्या लगेगा, ऊपर की तरफ प्रेशर ऐसा लगाएगा वो। तो ऊपर की तरफ जो प्रेशर लगाया जा रहा है, और यहाँ पर हम लोग एक फ्रिक्शनलेस पिस्टल लगाए, तो फ्रिक्शनलेस पिस्टल क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और ये फाइनली यहां से क्या हो जाएगा, उठ करके ये प्रेशर लगाने के बाद कुछ इस दूरी पर आ जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं कि मतलब इसका वॉल्यूम में चेंज हुआ, ये अभी यहां पर था, हो गया यहां पर, मतलब इसमें मैकेनिकल कुछ वर्क डन हो रहा है, मतलब मैकेनिकल में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं।
अब क्या होगा, हीट बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा, मतलब प्रेशर घटेगा तो ये नीचे आएगा, तो वही हीट से हम लोग इसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो रहा है। चलो दूसरा सिस्टम हमारे पास में है क्लोज सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा ना कि जो कंटेनर लिए थे ना उस कंटेनर को अब हम लोग बंद कर देते हैं, तो क्या होगा कि ये वाला अभी क्या था ना कि इवापोरेट होकर के बाहर निकल आ रहा था, तो जैसे बाहर निकल के आ रहा था मेरे पास में, अगर हम लोग इसमें यहाँ पर कुछ क्लोज कर दिए तो क्लोज करने के बाद ये जो गैसेस जो बना वो गैस क्या बाहर निकल कर आ पाएगा? नहीं ना आ पाएगा। मतलब जो मैटर था वो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन सराउंडिंग के साथ में अब नहीं हो पा रहा है। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम, तब इस सिस्टम को हम लोग कहेंगे क्लोज सिस्टम। क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम। बंद रख दिए इसको ना, तो ये जो मैटर जो भी है ना, मैटर बाहर नहीं निकल पाएगा, ये तो बंद हो गया ना, बाहर नहीं निकल पा रहा। वही सपोज ये मेरे पास में क्या है, बीकर है। अब इस बीकर में हम लोग इस तरह से एक पिस्टल यहाँ पर क्या किए, एक कवर इस तरह से लगा दिए इसका, ठीक है ना। अब ये इस तरह से कवर लगा दिया गया, तो कवर लगाने के बाद यहाँ पर जो है कॉर्क लगा दिए। अब ये कॉर्क लगा देंगे तो क्या होगा, ये जो इवापोरेट होगा क्या बाहर निकल पाएगा? बाहर निकल आ पाएगा? कॉर्क लगाने के बाद नहीं आ पाएगा ना। मतलब केवल एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इसके साथ होगा, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तब इसको हम लोग क्लोज सिस्टम कहेंगे। क्लियर हो गया सभी लोगों को? चलो अब वही मेरे पास में अगला क्या हो गया कि आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हो रहा है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होगा कि सबको हम लोग इंसुलेटेड कर देंगे, सबको आइसोलेट कर दिया गया कि ना तो हीट एनर्जी पास कर पाएगा, ना तो एनर्जी से बाहर जा पाएगा, ना तो अंदर आ पाएगा, और ना ही मैटर का, ना तो मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और ना ही जो है वो क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इंसुलेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, कुछ नहीं, ना तो हीट जा पाएगा अंदर से बाहर, ना तो मैटर अंदर से बाहर जा पाएगा। तो इस टाइप के सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गया। पहला एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों होगा, मैटर का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा सराउंडिंग के साथ में, सराउंडिंग टू सिस्टम या तो सिस्टम टू सराउंडिंग, और एनर्जी का भी दोनों का होगा। अगले वाले में क्या है कि ना तो केवल और केवल क्या होगा, एनर्जी का होगा। हीट हम लोग देंगे, हीट बाहर निकलेगा, हीट देंगे, हीट बाहर निकलेगा। क्लियर है। इसमें मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। यहां पर क्या होगा, ना तो हीट होगा ना तो मैटर होगा। क्लियर हो गया ना। चलो तो यहां पर ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है ना, इसी का इस्तेमाल जैसे हम लोग थर्मस वगैरह देखते हैं, थर्मस वगैरह जो भी होता है तो उसमें जो भी गर्म चीज रखें गर्म का गर्म रहेगा, ठंडा रखें तो ठंडा का ठंडा रहेगा। मतलब ना तो हीट बाहर आ रहा है और ना ही हीट अंदर जा रहा है, जिस वजह से जैसा स्टेट में है, जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। तो अगर गर्म है तो गर्म ही रहेगा और ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। तो ये जो है थर्मस वगैरह जो है इसी आइसोलेटेड सिस्टम पर वो काम करता है। तो यहां तक क्लियर हो गया सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है। तो फिर अगले क्लास में हम लोग इस टॉपिक को फिर आगे हम बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।